नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार वर्मा आज आपके लिए दूसरा वीडियो लाया हूँ। बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है परिवहन और उसका दूसरा भाग आज मैं लेकर आया हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों में खनिज लवणों का अवशोषण। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके थे कि जल का अवशोषण कैसे होता है, पौधों में स्थानांतरण कैसे होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों में खनिज लवणों का अवशोषण। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिट्टी के जल में अनेक प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। जब भी मिट्टी के अंदर जल पाया जाता है उसमें अनेक प्रकार के खनिज लवण पाया जाता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, इत्यादि इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है, तो मिट्टी से खनिज लवणों का अवशोषण जो पौधों में होता है वो आयन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? आयन के रूप में होता है। तो उस आयन के रूप में कैसे होता है? जैसे कोई अधिक आयन है तो किसी में कम आयन, मतलब यूँ कहें कि धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाता है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे कि जब कोई त्याग करता है इलेक्ट्रॉन को धनायन बनाता है, जो ग्रहण करता है वो ऋणायन होता है। तो हमेशा जिसके पास ज़्यादा रहता है उसके पास क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। तो आयनों में अंतर होने के कारण खनिज लवणों का स्थानांतरण या अवशोषण होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मिट्टी से खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। मिट्टी जल में उपस्थित खनिज लवण तथा जड़ के बीच आयन में अंतर हो जाने के कारण खनिज लवण जड़ के मूल रोम के कोशिका झिल्ली में प्रवेश कर जाता है। हमने क्या बताया कि जब भी आयन में अंतर होगा तो खनिज लवण जो होता है उसका अवशोषण होते रहता है और स्थानांतरित होते रहता है। तो वहाँ पे देखते हैं कि मूल रोम के कोशिका झिल्ली में प्रवेश करता है। जड़ के मूल रोम होते हैं, नीचे क्या होता है? नए पौधे में जितने भी पौधे नए हैं उनके जो जड़ होते हैं उसे मूल रोम कहते हैं। ठीक है, नए पौधे। तो चलिए, मूल रोम के कोशिका झिल्ली में हो जाता है। उसी प्रकार कोशिका झिल्ली से कहाँ चला जाएगा? वो तो वही जाइलम उत्तक में चला जाएगा। जाइलम से पूरे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाता है। तो चलिए वाष्पोत्सर्जन जान लेते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो पौधे के वायवीय भागों से, पौधे के वायवीय भाग क्या होता है? पत्ती होता है। तो पौधे के वायवीय भागों से जल को रंध्र या इंग्लिश में स्टोमाटा बोलते हैं, रंध्र या स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। द्वारा जल के वाष्पन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं पता चल गया आप लोग को कि पौधे के वायवीय भागों से जल को रंध्र द्वारा जल के वाष्पन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन समझ में आ गया? आप लोग को पता होगा वाष्पोत्सर्जन जो है तो पेड़ पौधे के शारीरिक क्रिया है। कैसा क्रिया है? शारीरिक क्रिया है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन एक शारीरिक क्रिया है पेड़ पौधों के लिए, क्योंकि यह अलग अलग पौधों में पौधों के वाष्पन की दर अलग अलग होती है। वाष्पन की दर, वाष्पोत्सर्जित क्रिया जो है शारीरिक क्रिया है। कोई ज़्यादा पानी को उत्सर्जित करता है, कोई कम उत्सर्जित करता है, वाष्पन करता है पेड़ पौधा। तो अलग अलग पौधों में वाष्पन की दर जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे एक मक्का का पौधा प्रतिदिन 3 से 4 लीटर इस क्रिया से जल को वाष्पोत्सर्जित करता है, तथा उसी प्रकार एक सेब का पौधा जो है 10 से 20 लीटर उत्सर्जित करता है एक दिन में। वाष्पोत्सर्जन क्रिया से 10 से 20 लीटर जल का उस वाष्पन करता है। इस नोट में एक लिख लीजिएगा कि 1 घंटा में एक पत्ती, जो 1 घंटा हम लोग बिताते हैं उसमें एक पत्ती अधिक से अधिक अपने भार के बराबर जल निष्कासित करता है। मतलब पत्ती का जितना भार होगा वह 1 घंटा में उतना ही भार का जल वाष्पोत्सर्जित करेगा। तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं क्या है। औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में
अपने भार का 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है। मतलब कोई भी पेड़ हो वो अपने पूरे जीवन काल में अपने जितने भी भार है पेड़ का वजन उसका 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है, यानी वाष्पन के द्वारा निकाल देता है। तो वाष्पोत्सर्जन से क्या लाभ है, पहले वो देख लेंगे कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया से क्या लाभ है। तो 2 लाभ हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। पहला कि जो हम लोग खनिज लवणों का अवशोषण करते थे तो खनिज लवण का अवशोषण तो हो जाता था कोशिका झिल्ली द्वारा, मूल रोम के कोशिका झिल्ली द्वारा जो होता है अवशोषण होता था आयन में स्थानांतरण के फलस्वरूप, आयन में अंतर होने के कारण। तो वहाँ से जो खनिज लवण है पेड़ के विभिन्न भागों तक कैसे पहुँचता था, तो जल के द्वारा पहुँचता था, क्योंकि जल जो होता है जाइलम ऊतक से पूरे शरीर में पहुँचता था। तो सबसे पहले तो जल के साथ खनिज लवण का परिवहन हो जाता था। वाष्पोत्सर्जन की जैसे लाभ है कि जल जब ऊपर वाष्पोत्सर्जित के लिए जाएगा तो खनिज लवण भी विभिन्न भागों तक पहुंच जाता था। दूसरा लाभ ये है कि जल के वाष्पोत्सर्जन से पौधे का तापमान में संतुलन बना रहता है, यानी कि उसका संतुलन, पौधे का जो संतुलन होता है वो जल के वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा बना रहता है। चलिए ये जान गए। अब चलते हैं खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है, तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण के लिए हम लोग पौधे के एक भाग से, पौधा के बहुत सारे भाग होते हैं ना, तो पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक घुलित खाद्य, 2 बार खाद्य लिखा गया है, खाद्य पदार्थ के स्थानांतरण ही खाद्य पदार्थों का परिवहन कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक जितने भी घुलित खाद्य पदार्थ है, घुलित खाद्य पदार्थ जो भी ग्लूकोज वगैरह हो वो घुलित खाद्य पदार्थ कहलाता है। तो जितने भी घुलित खाद्य पदार्थ या अमीनो अम्ल है जो भी, उसको एक भाग से दूसरे भाग तक अगर स्थानांतरण होता है तो उसे ही खाद्य पदार्थों का परिवहन कहा जाता है। तो खाद्य पदार्थों का परिवहन आप लोग को पता चल गया। चलिए, पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य खनिज जैसे अमीनो अम्ल का स्थानांतरण उच्च सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर होते हैं। आप लोग खनिज लवण का अवशोषण जो था अधिक आयन से कम आयन के रूप में होता था, उसी प्रकार जो है खाद्य पदार्थ का जो स्थानांतरण होता है, जैसे अमीनो अम्ल इत्यादि का स्थानांतरण जो होता है उसे उच्च सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग में होते हैं। तो उसी प्रकार उच्च सांद्रता वाले भागों के संभरणशील कहा जाता है। उच्च सांद्रता वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, संभरणशील, तथा निम्न सांद्रता वाले भाग को उपभोगशील कहते हैं। यानी कि पहले जो है जिसके पास ज़्यादा है उसको क्या बोलेंगे, संभरणशील बोला जाएगा, और जिसके पास उपयोग करने के लिए मांग करता है उसे उपभोगशील कहते हैं, उपभोगशील कहा जाता है। चलिए एक नोट पॉइंट है उसे लिख लेंगे। जाइलम में जल तथा खनिज लवण का परिवहन, जाइलम में जल तथा खनिज लवण का परिवहन, जाइलम में जल तथा खनिज लवण का परिवहन नीचे से ऊपर होता है, मतलब एक दिशा में हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, एक दिशीय कहेंगे। उसी प्रकार फ्लोएम में जो खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है। वो कैसे होता है, जैसे खाद्य पदार्थ जो भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है, तो पत्तियों को ऊपर भी तना होता है और नीचे जड़ होता है। तो जब तक जड़ को भोजन नहीं मिलेगा, किसी चीज़ को जीने के लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, तो जड़ तो खाना बनाता नहीं है, तो नीचे की ओर भी खाना बन के जाता है पत्तियों से और ऊपर तना के रूप में भी जाता है। तो खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, द्विदिशीय परिवहन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आएगा कि फ्लोएम में कैसा परिवहन होता है, तो द्विदिशीय होता है। किसका परिवहन होता है, तो खाद्य पदार्थ का होता है। उसी प्रकार जाइलम में कैसा परिवहन होता है, एक दिशीय होता है। तो किसका परिवहन उसमें होता है, तो जल तथा खनिज लवण का परिवहन होता है। चलिए
ये आज का वीडियो इतना ही समाप्त किया जाता है। अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में परिवहन। जंतुओं